नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर देना, अब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, हम शीट नंबर 2 को लगभग पूरा करने के मामले पर चल रहे थे। जहां तक मुझे याद है बच्चों, हमने 60 नंबर तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। 60 क्वेश्चंस बेटा आपके कंप्लीट हो गए थे। सब बच्चे मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, 60 नंबर तक के सवाल सबके क्लियर है? सब लोगों को यहां तक का कंटेंट बढ़िया प्रकार से क्लियर हो गया? सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही नहीं करना है बेटा, इनके मिलते जुलते सवाल कोई और भी आ जाएं तो आपको उनकी भी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, आपको उनके भी सवालों के नियम पता होने चाहिए। 60 नंबर सवाल बच्चों हमने कल करा था, और इसके बारे में आप ये जानते हैं कि हमने इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट लगा के सवाल किया था। यहां तक की बात सबने रिपीट की होगी बेटा, रिवीजन साथ साथ में किया करो। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत लगेगी कि कैसे कैसे बातें करी। इन बातों को पढ़ना जरूरी है। अब बच्चों मैं 61 नंबर सवाल से बातें शुरू करता हूं, और इस शीट में टोटल 80 सवाल हैं, 20 सवाल मतलब रह गए हैं, तो पहले इनको पूरा करते हैं, फिर शीट नंबर 3 पे मूव करेंगे। 12 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 4,000 रुपए 5% की दर से कितने साल बाद में 8400 हो जाएंगे? बच्चों आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि 12 साल बाद में हम अपने ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, तो अगर मैं 5% की दर से 12 साल का ब्याज काउंट करूंगा तो 60% ब्याज आ जाएगा। यानी आपका जो प्रिंसिपल था 4,000 रुपए बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 साल की। 12 साल में इस पर 2400 रुपए का ब्याज आ जाएगा। यानी अब आपका टोटल जो पैसा है वो 6400 रुपया बन जाएगा क्या? अगर आपसे डिमांड की जाए कि अब बताओ कितने रुपए लेने हैं, तो आप कहेंगे सर जी अब 6400 रुपए लेने हैं। यानी मैंने ना अब प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर दिया। अब जो नया प्रिंसिपल काउंट होगा क्या 6400 माना जाएगा? अब अगर आने वाले सालों के लिए हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल आप बताएंगे 6400 रुपए। और बेटा 6400 रुपए 8400 हो गए, हो जाने का मतलब है ये इतना रुपया अमाउंट बन गया। तो बच्चों इंटरेस्ट कितना 2000 रुपए आएगा क्या? 6400 रुपए 8400 बनने के लिए 2000 रुपए का इंटरेस्ट आना चाहिए। और एक साल में बच्चों, एक साल में तो 5% आएगा, एक साल में तो 320 रुपए आएंगे। 6400 रुपए का 5% आता है जी 320 रुपए। तो आप बताओ 2000 का ब्याज कितने साल में आएगा? बेटा 2000 का ब्याज काउंट करना है, आप इसे 8 से काट पाएंगे? 8 से काटेंगे 25, 8 से काटेंगे 4, आप कहना जी 6 सही 1/4 साल और लगेंगे। 6 सही 1/4 साल और लगेंगे। टोटल कितने साल लग गए ये बता दो? तो आप कहना जी 12 साल तो पहले लग गए थे, 6.25 साल ये लग गए, तो हमारा उत्तर बनेगा 18 सही 1/4 साल। या 1/4 साल को अगर मंथ में बताना हो तो आप 18 ईयर्स और 3 मंथ्स भी कह सकते हो, 18 साल और 3 महीने भी कह सकते हो। ये भी आपके सवाल का उत्तर सही है, ये भी आपकी बात करेक्ट है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी डेटा आपका एग्जैक्ट है। ए इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कैसे आया, क्या आपको समझ में आया? हमने इस टाइप के लगभग इसके मिलते जुलते सवाल इससे पहले वाली क्लास में भी किए थे। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने लगभग इस टाइप का सवाल आपको बताया था। दीपक कह रहे 320 कैसे आया? अरे 6400 रुपए आपका प्रिंसिपल माना जाएगा, और इस पर 5% का अगर ब्याज काउंट करोगे एक साल में तो 320 का ब्याज ही तो आएगा। एक साल में 320 का ब्याज आ रहा है, और 2000 का ब्याज आने में आपको 6.25 साल का टाइम लगेगा। टोटल टाइम आ जाएगा 18 साल और 3 महीने। सुनो बच्चों, एक एलिगेशन का बढ़िया सा सवाल है, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। पहले का, एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग, 4 में से 1 भाग साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर निवेश करता है, और शेष राशि 4% उच्च दर पर निवेश करता है। बेटा टोटल जितना भी पैसा है उसमें से 1/4 हिस्सा तुमने X% की रेट पे इन्वेस्ट करा है, और बाकी का हिस्सा 3 बच गया क्या? अरे 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 1, एक हिस्सा तो आपने X% पे लगाया, और बाकी का पैसा तुमने X + 4% पे लगाया क्या?
क्या बाकी का पैसा तुमने x प्लस 4% पे लगाया? हाँ। अब प्यारे बच्चों, ये जो मूलधन का अनुपात है, मूलधन का अनुपात तो 1:3 आना चाहिए। मूलधन का अनुपात तो ये 1:3 ही आएगा ना। हम जानते हैं कि पूरे पैसे का 1/4 का मतलब 1/4, कि टोटल अगर 4 रुपए है ना, तो इसमें से 1 रुपया तुमने लगाया x पर और बाकी का पैसा लगाया x प्लस 4 पे। हमें सवाल में बच्चों मीन वैल्यू दी गई है। क्या मीन वैल्यू दी है? हाँ दी है। देखो 2 सालों में तुम्हें ब्याज मिला है 4125। बच्चों 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा क्या? 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा? अगर ये 2 सालों का ब्याज है, 1 साल में इतना मिलेगा। और ये कितने रुपए पर मिला है? कोई बताएगा प्रिंसिपल कितना है? आप कहना चाहिए 25,000 पे मिला है। ये जो हमें पैसा मिला है ये 25,000 पे मिला है। और हम देख पाएंगे कि हमें इफेक्टिव रेट क्या मिल रही है। हम देखना चाहते हैं कि इफेक्टिव रेट क्या मिल रही है। 2 जीरो कैंसिल। सर 25 से काटेंगे 10 बार। 25 से कम 25, 162। 25 छिका 150। हाँ 12 5 25 5 125। सर 5 से इसे और काट लीजिए 2, 5 से और काटोगे 33 बनेगा। यानी बच्चों 33/4% की इफेक्टिव रेट मिली है। और आप इसी को बोलोगे 8.25%। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8.25% की इफेक्टिव रेट मिली है, क्या ये वैल्यू बीच में आनी चाहिए क्या? नेट रेट तो आपको ये मिली है। अब ये सवाल बच्चों एलिगेशन का बन गया। देखो मुझे पता है नीचे का रेशो बनना चाहिए 1:3। और क्या बच्चों आप एक डिफरेंस मेथड जानते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इस रेशो में आता है। हाँ साफ साफ पता है बच्चों, डिफरेंस इनका 4 है और यही 4 1:3 में टूटा होगा। यही 4 1:3 में टूटा होगा। तो इधर जो संख्या है वो 8.25 से एक ज्यादा आएगी। एक ज्यादा का मतलब 9.25 आएगा। और इधर वाली संख्या इससे 3 कम आएगी। 3 कम का मतलब 5.25% आएगा। अगर मैं आपसे दोस्तों ये पूछता कि प्रथम राशि की ब्याज दर, स्टार्टिंग वाली ब्याज दर कितनी है, तो 5.25 है। द्वितीय राशि पर पूछी है यानी ज्यादा वाली पूछी है तो 9.25 आनी चाहिए। आपने 9.25 पर पैसा दिया होगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है लेकिन ब्याज का यूज करके करना है। बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और प्यारा सवाल है बच्चों। ऐसे सवालों में आपको सारे कॉन्सेप्ट का एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है कि अच्छा ऐसे सवालों की उठापटक करनी आनी चाहिए। सिर्फ इसी सवाल को पढ़ना काफी नहीं होता, आपको ये जानकारियां पता लगनी चाहिए कि हमने फॉर्मेट का यूज कैसे किया, दी गई बातों को पढ़ा कैसे। सवाल क्लियर है? आओ बेटा, अरुण 20,000 रुपीज अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए देता है 8% की रेट पे। बच्चों 12,000 रुपए दिए, 8% की रेट पर दिए। अरुण अपनी कुल राशि पर, देखो बेटा दूसरे बंदे को ये देगा 8,000 रुपए। किस रेट पे देगा ये नहीं पता, पर पूरी राशि पर 10% का ब्याज लेना चाह रहा है। पूरी राशि पर 10% का ब्याज लेना चाह रहा है। बच्चों आप बताओ प्रिंसिपल का रेशो 3:2 बन रहा है क्या? 12,000 और 8,000 में रेशो 3:2 का बन रहा है। जी हाँ। इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 आया तो बच्चों इनका डिफरेंस 3 आना ही चाहिए क्या? एक वैल्यू इस 10 से छोटी है, दूसरी वैल्यू 10 से बड़ी आएगी ना, तो दूसरे वाले पर्सन से 13% ब्याज लेना पड़ेगा। दूसरे पर्सन से आपको 13% ब्याज लोगे तो ही बात बन पाएगी। रेशो वाली क्लास में एलिगेशन पर फोकस किया होता तो आज ये बातें पढ़ने में आपका मन बड़ा कंफर्ट फील करता, आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता लगती। देखो ये सवाल करने के आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों बता रहा हूं, गौर करना। बच्चों मैंने 1850 रुपए तो लगाए हैं 7% की रेट पे। 2150 रुपए मैंने लगाए हैं 9% की रेट पे। और मुझे पता लग जाए कि सब टोटल राशि के लिए ब्याज दर कितनी है, यानी ये मीन वैल्यू आप याद करना चाह रहे हो क्या? टोटल वैल्यू पर आपकी मीन वैल्यू चेक करनी है, क्या बनेगी? सर मैं अगर इस प्रिंसिपल के रेशो की बात कर लूं तो इनको हम 5 से काट पाएंगे। सर 37 और 5 से काट पाएंगे 43। ये इनका अनुपात आना चाहिए, यही बनना चाहिए। अब आप चाहो तो बेटा वेटेड एवरेज लगा लो, आप चाहो तो डेविएशन लगा लो, आप चाहो तो कुछ भी तरीका लगा लो। ये सवाल करने का आपके पास एक नहीं 3 तरीके मैंने सिखाए थे। डिफरेंस वाले में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी बेटा, क्योंकि 2 के 80 भाग करने पड़ेंगे, एक भाग बनेगा 0.04, तो वहां थोड़ा सा आप पैनिक फील कर सकते हैं। कंफर्ट रहेगा कि आप बेसिक लगा लो बेटा, या आप एलिगेशन लगा लो। आपने कहा जी मैं 8 मान लेता हूं एवरेज, मैं एक बार 8 मान लेता हूं और देख लेते हैं जी 8 से कितना कम है कितना ज्यादा है, पता लग जाएगा। सर जी ये 8 से 1 कम है 37 बार,
तो माइनस का 37 आएगा और प्लस का 43 आएगा। क्या ये वाली बात बेटा 80 लोगों में इक्वल इक्वल बटेगी? 80 में इक्वल इक्वल बटेगी। 8 प्लस ये बनेगा बच्चों 6/80, मतलब कि ये बनेगा आपके सामने 3/40। और 3 में बच्चों अगर कोई बंदा 40 का भाग देगा, आप जानते हैं पॉइंट लगाओगे ये 30 हो जाएगा, 0 लगाओगे 300 हो जाएगा, 7 बार कटेगा तो 8.075 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया बी। आपको एलिगेशन लगाना आना चाहिए, आपको वेटेड एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सवाल बेसिक से करे, देखो बेसिक से हो तो जाएगा पर वो आपके लिए परेशानी वाला काम करेगा, वो आपको बेटा सवाल परेशान वाला काम करेगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा आसान तरीका यही है, जब दो चीजों पर अलग अलग डेटा की बात की जाए और मिला के बात की जाए तो एलिगेशन आपके लिए बेस्ट कंसेप्ट है। इससे ज्यादा इजी कोई बात नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चे। ये देखो जी कितना बढ़िया सवाल है। साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में टोटल 52,000 रुपए का निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज की दर 8%, 15% और 11% है। पहली स्कीम में 19,000 का निवेश किया गया। 5 वर्षों के बाद में कुल ब्याज 28,150 रुपए है। तो तीसरी योजना में कितना निवेश किया गया था? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये बताओ, ये जो ब्याज दिया गया है क्या ये 1 साल का दिया है क्या? आप कहना नहीं 5 साल का ब्याज है। तो पहले तो मुझे बताओ 1 साल में टोटल ब्याज कितना आ रहा है? 1 साल में 1 साल का अगर आप टोटल ब्याज ज्ञात करना चाहेंगे बेटा, इसको 5 से भाग करेंगे। 5 5 25, 3 1 5 6 30, 5630 रुपए आएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक बार आइडिया लगा लिया कि 1 साल में कितना ब्याज आता है। बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार की योजनाएं। पहली योजना में ब्याज की दर चल रही है 8%, सेकंड वाली योजना में 15% और थर्ड वाली में 11% चल रही है। मेरे को यह भी पता है कि पहली स्कीम में मैंने 19,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, दूसरे और तीसरे में कितने करे हैं वो नहीं पता, वो चेक करना है। तो आप मुझे इतनी बात तो बताओ एक बार कि अगर 19,000 रुपए 8% की दर से ब्याज पे लगाओगे तो बच्चों इसका 1% आएगा 190 और 8% आएगा 1520। क्या 1520 रुपए का ब्याज तो यहां से आ जाएगा 1 साल में? अगर मैंने पहली योजना में 19,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और इसमें मेरे को 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो बच्चों 1 साल में 1520 का ब्याज आएगा क्या? 1 साल में 1520 का ब्याज आएगा क्या? अब अपना इसको साइड कर देते हैं। अब मुझे बताओ सेकंड और थर्ड योजना में टोटल मिलाकर 33,000 का इन्वेस्टमेंट था। भाई 52,000 में से 19 घटाओगे 33 का इन्वेस्टमेंट था, और इस 33,000 रुपए पर 1 साल में 4110 रुपए का ब्याज आया है क्या? इतना ब्याज आया क्या बच्चों? 3310 रुपए पर 1 साल में 4110 का ब्याज आया है ना? कैसे करा भाई? 5630 का ब्याज आ रहा है 1 साल में, 1520 तो यहां से आया है, तो बाकी का 41 यहां से आया होगा क्या? आपने कहा सर हाँ। अब देखो हम इस चीज को अब एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और बेहतर ये होगा, आसान ये होगा अगर आप परसेंटेज ब्रेक मेथड लगा लो। उसके जितना आसान तो कोई मसला ही नहीं है बच्चों। आपने कहा सर ये 15% है ना, इसको 11 + 4 लिख लो। इसका मतलब ये हो गया जी कम से कम 11% तो ब्याज आएगा ही आएगा। सर जी कम से कम 11% तो आएगा ही आएगा, कम से कम 11% तो आएगा ही आएगा। और 33,000 का 11% होता है 3630 रुपए। 11 में से 3 घटाओगे 8, 10 में 6 घटाओगे 4, 480 रुपए का तुम्हें एडिशनल ब्याज मिला। बच्चों ये 480 रुपए का ब्याज कहां से मिला है, क्यों मिला है? ये 480 रुपए 4% के कारण मिला है। तो 4% की वैल्यू अगर 480 है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 120 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 12,000। बच्चों इस वाले प्लेस पे अगर 12,000 है तो इस वाले प्लेस पे आएंगे 21,000। 33,000 को डिवाइड करोगे ना तो इधर आएंगे 12,000 और इधर आएंगे 21,000 रुपए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि तीसरी योजना में कितना इन्वेस्ट किया है? तीसरी योजना में 21,000 रुपया निवेश किया है, 21,000 रुपया इन्वेस्ट किया तीसरी योजना में। उच्चतम स्तर की बात बता रहा हूं कि अगर ब्याज में ये टफ से टफ सवाल करने की कोशिश कर लें, इनका मन कर जाए कि अपने को सवाल बनाना ऐसा कि बिना तैयारी के बच्चे सवाल को ट्राई कर ही ना पाए, तो बेटा देखो इसमें परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की नॉर्मल बात भी यूज हो गई। ये इस टॉपिक के बेहतरीन सवालों का पार्ट चल रहा है।
ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया बच्चों। 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर से दिया गया, मिलाकर 9.2% से ब्याज मिल रहा है। इनका डिफरेंस आया 0.8, इनका आएगा 1.2। सर ये पैसा 2:3 में आना चाहिए। टोटल आपके पास 10,000 रुपया है, इसको 2-3 में डिवाइड कर सकते हो क्या? अब देखो जी, इसके बाद थोड़ी और कहानी चेंज होगी, सवालों की लैंग्वेज बदलती जाएगी, टाइप बदलते जाएंगे, कैटेगरियां आपकी धीरे धीरे एक एक करके कवर होती जाएंगी। सुनो, ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इसको करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये जानते हो क्या कि अगर कभी 2A बराबर 3B बराबर 4C हो सकता है क्या? अगर कभी ऐसा हो तो क्या बच्चों आप ABC का अनुपात ज्ञात कर सकते हो? ABC का अनुपात ज्ञात कर सकते हो? नहीं, रेशो बताओ, इनका रेशो क्या बनना चाहिए बेटा? सुनो भैया, एक कोई जस्ट ऑफिशियल कॉल थी बेटा। 2A बराबर 3B में 4C है, तो हम इनका रेशो कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम 4, 3, 2 का एलसीएम आता है, इनको 12 के इक्वल मान लेते हैं। अब 2A की वैल्यू अगर 12 है तो A का मान 6 होना चाहिए, B का मान 4 और C का मान 3 होना चाहिए, तभी ये बातें बन सकती हैं। अब रख के देख लो, अगर मैं A की जगह 6 रखूंगा तो 12 बन रहा है, यहाँ 4 रखूंगा तो 12 बन रहा है, और 3 करने 12 बन रहा है, बात बन रही है। तो जो इसका मैंने आपको ना एक छुपाने वाला तरीका बताया था कि जैसे मान लो अगर ये वाली जानकारी है, आपको A चाहिए तो A को छुपा के आप B और C का आपस में गुणा कर लो ऐसे। अगर आप B चाहते हैं तो B को छुपा के A और C वाले गुणा कर लो। अगर आप C चाहते हैं तो इसे छुपा के A और B को गुणा कर ले में ऐसे, राइट? अब ये 2 से कट पाएगा तो 2 यहां काट दो, यहां काट दो, रिजल्ट घूम फिर के सेम आना है। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। अच्छा देखो, अब इस प्रकार मैंने ये जानकारी आपको क्यों बताई कि मुझे इस सवाल में इस बात की यूज था। क्या सवाल है सुनिएगा। 7930 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी सी को 2 साल 3 साल 4 साल के लिए 5% के लिए ब्याज पर दी जाती हैं। समय पूरा होने पर तीनों को मिश्र धन बराबर मिलता है। बच्चे यहां 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक सवाल वो बनते हैं जिनमें ब्याज इक्वल मिलता है, और देखो इस सवाल में अमाउंट बराबर है। क्या बराबर है? अमाउंट। देखो मैं ये मानता हूं कि मैंने ए को ए रुपए दिए, बी को बी रुपए दिए और सी को सी रुपए दिए। ए को ए, बी को बी, सी को सी रुपए दिए, ठीक है।
अब आप मुझे बताओ, ए को बच्चे अगर 5% की दर से 2 साल तक ब्याज मिलेगा तो 10% ब्याज मिल जाएगा क्या बच्चों? 10% ब्याज मिल जाएगा, यानी ए अपनी अमाउंट का 110% हो जाएगा। ए अपनी जितनी भी पैसा था, ए जितना भी था, क्या उसका 110% हो जाएगा। बी, सर बी अपने पैसे का 115% हो जाएगा और सी अपने पैसे का 120% हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर है ना बच्चों? एबीसी बराबर नहीं है। ए का 110%, बी का 115%, सी का 120% आपस में बराबर हैं। हम इन तीनों को देखो परसेंटेज से काट सकते हैं, तीनों बातें बराबर ही हैं। 5 से काट सकते हैं 22, 5 से काट सकते हैं 23 और 5 से काट सकते हैं 24। यानी मेरे दोस्तों, ए, बी और सी, अगर मैं इनका रेशो चाहता हूं, ए कितना बनेगा? 23 गुणा 24। देखो अगर ए को चाहिए तो आप ए को छुपाओ, ए को छुपाकर 23 गुणा 24 कर लीजिए। बी चाहिए तो बी आएगा बच्चों 22 गुणा 24। सी चाहिए तो सी आएगा 22 गुणा 23। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। हाँ, अब दोस्तों अगली बात आप समझो कि अगर रेशो की बात करोगे 23 गुणा 24 आएगा 552। कैसे पता? भैया 23 के स्क्वायर में 23 जोड़ लो। 23 गुणा 24 का मतलब होता है 23 के स्क्वायर में 23 जोड़ दीजिए तो 529 में 23 जोड़ोगे 552 बन जाएगा। 22 गुणा 24 का मतलब 528 बन जाएगा और 22 गुणा 23 का मतलब बच्चों आप जानते हैं 506 बनना चाहिए। ऐसा एक बालक कह रहा जी पहले इनको काट लो। नहीं, मेरे को ऐसा आसान लगता है, इजी बात लगती है बच्चों। अगर मैं आपको 23 गुणा 24 करना हो, 22 गुणा 24 करना हो, 22 गुणा 23 करना हो, तो ये कैलकुलेशन स्क्वायर बेस पर हो जाती है। अगर हम काट लेते तो थोड़ा चिंता की बात होती, पर अब ये बात मेरे लिए इजी है, अब ये बात मेरे लिए आसान है। अब अगर आप चाहते तो इनको 2 से कट भी कर सकते हो। आपका नहीं मन कर रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा भी आप कंटेंट को देख लेना बेटा। अब इस कंटेंट से आपके सवाल का उत्तर आ गया। आप मुझे बताओ टोटल पैसे कितने हैं? 7930। क्या बच्चों ये टोटल की वैल्यू है? क्या ये टोटल पैसे की वैल्यू है? क्या ए बी सी का जो हिस्सा था क्या उसी की वैल्यू आनी चाहिए? आपने कहा जी 8 2 10 6 16 का मतलब ए कैंसिल, 6 2 8 और क्या बोलते हैं 5 5 10 1586। गुणा में करना पड़ेगा बच्चों ए का पैसा 552। तो कैलकुलेशन भी इतनी पेपर में सटीक दी गई। आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा 5 बार कट रहा है, पूरा पूरा 5 बार कट रहा है। आपने कहा सर कैसे पता ये बात? देखो 1500 का 5 गुना 7500, 80 का 5 गुना 400, 6 का 5 गुना 30। ये बात आपको पता लग गई, ये बात आपको पता लग गई। तो 552 का अगर 5 गुना करोगे तो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 2760। डी आपके सवाल का उत्तर बन गया, डी आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये बात आपको ट्राई करनी है। नहीं गुंजन, ये रेशियो इनके अमाउंट का नहीं था। ए बी सी तो इनका प्रिंसिपल था, अमाउंट तो इनका ये बनता, ए का 110% ये अमाउंट होता, बी का 115% ये अमाउंट होता, सी का 120% अमाउंट होता। सवाल में आपको यह कहा था कि इनका प्रिंसिपल बताओ, तो ए का प्रिंसिपल ज्ञात करना हो तो भी कर सकते हैं, बी का प्रिंसिपल भी कर सकते हैं और सी का प्रिंसिपल भी ज्ञात कर सकते हैं। तीनों को आपने कितना कितना पैसा ब्याज पर दिया ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 67 नंबर सवाल भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। इस बात को चेक करो बेटा। आगे बात समझ में क्या तुम्हें? आगे बताऊंगा प्रगति, अगर इंटरेस्ट सेम होगा तो कहानी आगे बताऊंगा। तरीका लगभग ऐसा ही होगा, पर एक बार ये बताओ कि अगर अमाउंट बराबर है, देखो अगर अमाउंट बराबर है तो आपने 110%, 115, 120% लिया है और कहानी को समझा है। लगभग इनसे मिलता ही एक जैसा और सवाल समझो, इनसे मिलता जुलता एक सवाल और समझो और इसमें लैंग्वेज को पढ़ के बताओ मुझे कि इसमें अमाउंट सेम है या ब्याज सेम है। एक व्यक्ति 7900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5%, 8% वाली दर से 3 योजनाओं में निवेश करता है। तीनों योजनाओं से उसे समान ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल में। बच्चों ये 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल की। देखो 3 योजनाएं हैं ए बी सी, तो आपको पता है 1 साल में तो बेटा इस पर 3% का ब्याज आएगा, बी पर केवल 5% का ब्याज आएगा और सी पर केवल 8% का ब्याज आएगा। क्या? अरे बताओ, इस पर 3%, 5%, 8% का ब्याज आएगा और ये तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं। बच्चों ये तीनों ब्याज आपस में बराबर हैं, यानी परसेंटेज को अगर काटोगे
सवाल बन गया 3A 5B 8C। अगर मैं आपसे दोस्तों A B C का रेशो पूछूं तो आप बताओगे 8 5 40, 8 3 24, 5 3 15, यानी बाय चांस ये 79 बन गया। टोटल पैसा ये था, ये 79 की वैल्यू है, 100 बार कट रहा है बच्चों। ए का मान पूछेगा, आप कहना 4000, बी का मान पूछेगा, आप कहना 2400, सी का मान पूछेगा, आप कहना 1500। तीनों को ज्ञात कर सकते हो। तो दो अलग अलग प्रकार की भाषाएं, एक में तो ब्याज बराबर है, एक में अमाउंट बराबर है। क्या दोनों का फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर अमाउंट बराबर है बच्चों तो उसमें अलग कंटेंट काम करेगा, अगर इनका ब्याज बराबर है तो ये बात काम करेगी। इक्वल कौन सी बात रखनी है वो सवाल में पढ़कर बताया जाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं मान पाएंगे बेटा। सुनो मेरी बात, सिर्फ एक बार सारे बच्चे मुझे पढ़कर बता दो जी, ये सवाल देखते ही कौन सा तरीका लगाने का मन कर रहा है। जो तरीका आप बताएंगे मैं वो बता दूंगा। पीबीएम अगर आपके मन में आ रहा है तो बहुत बेहतरीन है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। देखो थोड़ा सा पैसा तुमने 8% की रेट पर दिया, ऐसे लिख दो, थोड़ा सा पैसा आपने 6% की तरफ पे दिया। मेरे को ये पता है कि एक साल में कम से कम मिनिमम 6% ब्याज तो आना ही चाहिए। 3100 रुपए पर अगर 6% ब्याज आएगा तो एक साल में 186 का ब्याज बनेगा, लेकिन ब्याज तो आया है 212। भैया एक साल में 186 आना चाहिए था, आ गया 212, तो आप कहोगे सर 26 रुपए फालतू आ गए। ये 26 रुपए कहां से आ गए सर? ये इस 2% के कारण आए हैं। तो 1% की वैल्यू 13 और 100% की वैल्यू आ गई 1300। खत्म बात। 8% की दर पे कितना पैसा लगाया था? 1300 रुपए लगाया था। परसेंटेज ब्रेक मेथड से क्या ये सवाल तुम्हारे लिए इजी बन गया? बहुत। कि जो बेतुकी बात मत किया करो कि एलिगेशन से नहीं कराओगे क्या भाई। जब जो सवाल पे तरीका इजी है वही तो काम करोगे। अब आप कहोगे सर हमें तो एलिगेशन से करना है, ये कोई मतलब की बात थोड़ी है। मैंने आपको बताया कि एलिगेशन से हमेशा आप एग्जैक्ट रेट काउंट नहीं कर पाओगे। अगर एग्जैक्ट रेट नहीं आएगी तो वो आपको परेशान करेगा बेटा। कुछ पैसा तुमने 8% दिया, कुछ 6% पे दिया, अब एवरेज रेट क्या बनेगी आपको पता नहीं है। तो आपने कहा 212 का ब्याज आया, 3100 पे आया, ये बात बन गई। तो आपकी एवरेज रेट आ रही है 212 बटे 31%, और तो कट नहीं पाएगा। तो आप यहां लिखो 212 बटे 31। सवाल को इजी करने के लिए क्या करें सर जी? 31 से गुणा कर लेते हैं ताकि गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं आए। 31 से गुणा कर लो। 31 8 248, 31 6 186 और यहां 212। इनका डिफरेंस लोगे 12 में 6 गए 6, यहां बनेगा 26। इनका डिफरेंस लोगे 6 और 36, यानी 13:18 कह सकते हो। टोटल वैसा आ गया 3100 रुपए। 31 की वैल्यू है, 13 गुणा करोगे तो यहां आएगा 1300 और यहां आएगा 1800। क्या बताओ एलिगेशन करने में टाइम ज्यादा लगा या इस तरीके में आपको टाइम ज्यादा लगा? किस तरीके की बात करते हैं बच्चों आप? हमें एलिगेशन में टाइम ज्यादा लगता है। देखो मैं आपको बता रहा था ना, आप मेरी बात को समझा करो। ये जो रेट है ना, रेट, ये ज्ञात करने में आपका टाइम ज्यादा लग सकता है। तो आपको इस तरीके में बजाय ऐसे सवालों में परसेंटेज ब्रेक मेथड आसानी से काम करवा देगा। पीबीएम की बात आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये सवाल इसी प्रकार करने चाहिए। देखो 12,800 रुपए को 15% की दर से और शेष राशि को 12% की दर से निवेश किया जाता है। 3 साल के अंत में इतने रुपए का ब्याज आया। देखो पीबीएम से सवाल करेंगे अपन, हम इसको एलिगेशन से नहीं करेंगे। भरत बात को सुन ले मेरी बात, ऐसे पागल मत बन के एलिगेशन करूंगा। एलिगेशन में बीच में गाड़ी रुक सकती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, पहले बात को सुन लिया कर। एलिगेशन करूंगा, एलिगेशन करूंगा। तो पीबीएम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये फायदेमंद चीज है, इसलिए बता रहा हूं। सुन ले पहले, 12% और 3% और 15% आना चाहिए, बस सॉरी 12% आना चाहिए। अब इसमें इतना गौर कर लेना कि ये 3 साल का ब्याज है। ये जो ब्याज लिखा है ये 3 साल का है। पहले आप 1 ईयर का ब्याज ज्ञात करना। 16 2 8 27 1695 रुपए आएगा, ये आएगा। आपके पैसे पर 12,800 पर आपने कहा जी कम से कम सर 12% का ब्याज तो आना ही चाहिए। थोड़ा पैसा 12 पे, थोड़ा पैसा 15 पे, कम से कम 12% का ब्याज तो तोड़ना ही चाहिए।
और 128 का 12% ज्ञात करने में मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही होगी। बेटा ये तो गुणा करना है, इतना गुणा ही तो करना है, कोई और काम थोड़ी करना है। बच्चे कह रहे हैं 1536 का ब्याज आएगा, 15 में 6 घटाओगे 9, 8 में 3 घटाओगे 5, 159 रुपए आ गए। बेटा 159 अगर आ गया है तो ये 3% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू आ गई 53 और 100% की वैल्यू आएगी 5300 रुपए। बताओ ना कितना टाइम लग रहा है सवाल करने में, कितना टाइम लग रहा है भैया। बिल्कुल आसान लेवल की बात ही तो चल रही है। परसेंटेज वाली क्लास में आपको बताया था कि पीबीएम ब्याज में बहुत काम आएगा, और देखो ये पेपर के पूछे हुए सवाल है कैसे काम आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बेटा कि 12% वाला पैसा बताओ ये कितना होगा, तो आप 12,800 में से 5300 रुपया कम करोगे तो आप इनको घटा के ये कह सकते हो ना कि बाकी का पैसा मैंने यहां लगाया होगा। कल इस शीट में मैं आपको 61 नंबर तक के सवाल करवा चुका था, सॉरी 60 नंबर तक के, 61 70 अभी कर लिए, अभी 10 सवाल आगे और बाकी हैं। चलते जाओ करते जाओ, बढ़िया बात है, मजेदार बात है। सेम क्वेश्चन है क्या? अब देखो मैं आपकी जगह पेपर में होता ना तुरंत ये बात सोचता कि 5% को ऐसे और ऐसे ब्याज पर दिया होगा, 3 साल में इतना ब्याज, 1 साल में आएगा 350, 300 रुपए आना चाहिए, 2% की वैल्यू 50 रुपए, 1% की 2500, यहां आएगा 2500 और यहां आएगा 3500। अब जितना सा मैंने लिखकर किया बेटा बस इतने में उत्तर आना चाहिए, बस इतनी सी बात बननी चाहिए। डी आंसर नहीं बनेगा, सी बनेगा। कौन है ये जो उत्तर दे रहा है डी? पगला गए हो क्या? है पहला पैसा 5% की दर पहले लिखी है सवाल में, पहले लिखी है 5%, तो पहला अमाउंट 3500 आएगा, दूसरा अमाउंट 2500 आएगा। भाई कहीं ऐसा मत कर देना पागलों की तरह कि पूरा सवाल पढ़ लिया, कंसेप्ट सब कुछ पता है, आंसर टिक करने की बारी आई तो डी टिक कर दिया। फिर जब आंसर किया होगी ना तो माथे पे हाथ लगा रहोगे कि हो पढ़ा हुआ भी गलत कर दिया, सब कुछ आता था फिर भी गलत कर दिया, फिर भी गलत कर दिया। और बाय चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में गलत हो जाए, जो तुम्हें आता है वो गलत हो जाए ना बेटा, फिर आपका तो मुझे पता नहीं, मेरे साथ तो ये होता था कि आंसर की मैच करने के बाद में 2-3 दिन तक दिमाग में ये चलता, जब सोते थे तब भी यार मैंने सी क्यों कर दिया, बी क्यों कर दिया, वो बार बार दिमाग में सेम बात चलती है, बार 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 बार। भूलना भी चाहे तो ये गलती भूल नहीं पाते। सुनो, 13,000 रुपए 3 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से ब्याज बराबर है। बच्चों पहले हिस्से पर 5% की दर से 6 साल तक 30% का ब्याज आएगा, दूसरे हिस्से पर 20% का ब्याज आएगा, और तीसरे हिस्से पर 40% का ब्याज आएगा क्या? तो आप कहना सर जी ये तो आप मानो नहीं मानो सर जी, ये सवाल बन गया, और इसमें मुझे ब्याज का कंटेंट कम और रेशो का कंटेंट ज्यादा लग रहा है। टोटल रुपए अगर 13,000 थे तो 4,000, 6,000, 3,000 ए उत्तर बन जाएगा क्या? जो सवाल मैं आपको बता दूं, जो सवाल मैं आपको पेपर में यहां क्लास में बता दूं बेटा, ब्याज का कोई क्वेश्चन, किस टॉपिक का कोई सवाल अपनी क्लास के कंटेंट के बाहर पेपर में जा नहीं पाएगा। आप चिंता मत करना, 100% पेपर आपको यहीं से मिलेगा। 10,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5%, दूसरे को 6% ब्याज। 1 साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.5 रुपए ज्यादा है, तो 6% पर कितना पैसा दिया गया था? देखो बेटा इसमें तुम्हें जो टोटल ब्याज है ना वो नहीं पता, मैं एग्रीगेट रेट तो ज्ञात नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि मेरे को तो दोनों के ब्याज का डिफरेंस दिया है। जब दोनों के ब्याज का डिफरेंस दिया है तो आपको जानकारियां बनानी चाहिए रेशो के हिसाब से, आपको जानकारियां बनानी चाहिए रेशो के हिसाब से। देखो कोई इलाज नहीं मेरे पास, 10,000 के 2 भाग करे बेटा, एक करा एक्स एक करा वाई, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो क्या, एक को एक्स एक को वाई करो। अच्छा पहले भाग पर 5% का ब्याज आएगा, तो क्या एक्स का 5% इतना ही तो ब्याज आएगा? बोलो बोलो, इतना ही तो ब्याज आएगा। और दूसरे भाग पर 6% का ब्याज आएगा, इतना सा ब्याज आएगा, बस यही तो ब्याज आएगा। और लैंग्वेज क्या कह रही है? 5% से मिलने वाला ब्याज ये वाला 6% से मिलने वाले ब्याज से 76.5 रुपए ज्यादा है। ऐसा है क्या बच्चों? ऐसा है क्या? क्या बच्चों ऐसा है क्या? तो ये कहानी आपको पता लग गई। देखो बटा में 100 आएगा,
तो यहां बन जाएगा 5x, यहां भी बटा में 100 है और इसी 100 का इसमें गुना होगा 7650 बन जाएगा क्या? बोलते जाओ बोलते जाओ। तुम्हें दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू पता है? x प्लस वाई कितना है? 10,000। 6% वाली वैल्यू चाहिए, 6% वाली। बेटा अगर 6% वाली वैल्यू चाहिए तो मेरे को y का मान चाहिए क्या? y का मान चाहिए क्या? अरे मेरे को y का मान चाहिए, तो अपने सवाल में से x उड़ा दे। अगर अपने कंटेंट में से x उड़ जाए तो y का मान आ जाएगा। देखो ये आर्ट होती है। अगर तुम्हें x चाहिए होता, अब y को उड़ाते, अगर y चाहिए x को उड़ा दो। तो मैं क्या बच्चों, आप मुझे बताओ, x की जगह पे 10,000 माइनस y लिख सकता हूं क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर किसी बच्चे को आपत्ति ना हो, ये बात आपको पता लग रही हो। देखो अब जानकारी क्या है, ये 5y माइनस का इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 11y हो जाएगा। इतनी बात को समझ लिया करो। ये बच्चों 50,000 है, 50,000 है, 7650 इधर आए घटेगा तो ये 42,350 बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है घटा के। बाकी आप घटा के देख लेना भाई, मैं थोड़ा सा चीजों को फास्ट घटा रहा हूं, आप चेक कर लो। मैंने कैसे घटाया? मैंने 50,000 में से पहले उड़ाया 7,000, रह गया 43,000, 650 और उड़ा दिया, रह गया 350, तो 42,350 मेरे सवाल का उत्तर आ गया। बच्चों y कितना आएगा? तो इसमें 11 का भाग करो, 11 3 33, 9 3 11 8 और 3850 रुपए। ये आप y की बात को काउंट करेंगे। किसी बच्चे के मन में सवाल ये भी आ सकता है कि सर आपने इसको एलिगेशन से क्यों नहीं करा? बच्चों इसमें मेरे को टोटल ब्याज नहीं पता, इसमें मेरे को एग्रीगेट रेट नहीं पता, हमें दोनों ब्याज का डिफरेंस दिया है, हम एलिगेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम परसेंटेज ब्रेक मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। वो उस केस में अप्लाई करते हैं जब टोटल ब्याज पता होता है। यहां ब्याज का अंतर पता था तो हमें इक्वेशन बना के सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन से बात करनी पड़ेगी। 73 नंबर क्लियर हो गया बेटा? जो शीट नंबर 1 में आपने सवाल करे थे ना, वो आसान आसान प्रकार के सवाल थे, वो इजी मामले के सवाल थे। ये शीट नंबर 2 में चल रहा है ना भाई साहब, ये बेहतरीन स्तर है। मतलब अगर सवाल कोई बढ़िया बने, अच्छे लेवल के बने, जबरदस्त बने, तो ये लेवल बच्चों औसम वाला होता है। जरा बताओ, हमने कल की क्लास के लास्ट में एक इस प्रकार का सवाल किया था, और देखो अब इसको कैसे बढ़िया प्रकार से आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। आप पेपर में ये सवाल कैसे करोगे, सुनो बेटा। एक बेटा 12 साल का है, एक बेटा 14 साल का है। एक्स वाला बेटा मान लो 12 साल का है, दोनों को बेटा अमाउंट इक्वल मिलेगा, अमाउंट इक्वल। आप ये बता दो 12 साल वाले बच्चे को कितने साल तक ब्याज मिलेगा? आप कहना जी 6 साल तक मिलेगा, तो 5% की दर से 30% का ब्याज मिलना चाहिए। तो ब्याज 30 का मिल रहा है, यानी ये पैसा तो अपने आप में 130% हो गया बेटा। ब्याज तो अगर 30 मिल रहा है तो पैसा तो अपने आप का 130% हो गया, और दूसरे वाले बच्चे को 4 साल तक मिलेगा बच्चों, ये 120% हो गया। देखो अब ये सवाल तो बेहतरीन था बच्चों, पर आपने लिखा कम से कम है, और मुझे लगता नहीं बेटा कि कोई सवाल अगर इतना सा लिख के सॉल्व हो रहा है तो आप कुछ पेपर में गलत काम कर रहे हो बेटा। बहुत बेहतरीन बात है बच्चों। 1,20,000 रुपए 25 की वैल्यू है, 25 चौका 100, 25 8 248 से कटेगा। और आप जानते हैं कि 48 का 12 से गुणा करूंगा, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। उत्तर सवाल का ए बनना चाहिए बेटा, खत्म। उत्तर सवाल का ये बनना चाहिए, कुछ और तो बनने की संभावना भी नहीं है। हमने कल की क्लास के लास्ट में भी ऐसा अलग अलग एज का बच्चों का सवाल किया था, आज भी कर लिया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई ना कि उस बच्चे को कितने साल तक ब्याज मिलेगा? और मैंने आज कुछ सवाल बताए थे कि इनकी अमाउंट बराबर है, इनका ब्याज बराबर है। तो ये भी सवाल वैसा ही हो गया कि उनकी अमाउंट बराबर है बच्चों। इस क्वेश्चन में अमाउंट बराबर है, अमाउंट को इक्वल कर दिया, बात बन गई बस। सिर्फ मुझे पढ़ के बताना बच्चों। मैं चाह रहा हूं कि आप इस सवाल को घर से सेल्फ करके लाएं, एज ए होमवर्क करके लाएं बेटा। पागल हो गया क्या एचआरडी है? अमाउंट इक्वल है तो प्रिंसिपल इक्वल क्यों होगा? प्रिंसिपल अलग अलग है तभी तो पैसा अलग अलग मिलेगा। इस नंबर का 130%, इस नंबर का 120% अगर बराबर है तो क्या एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे? है? अगर एक नंबर का 130% है, दूसरे का 120% बराबर है, नंबर आपस में इक्वल कैसे हो जाएंगे? पागल हो गया। अरे रीना बेटा मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता बेटा, इसके लिए आपको कस्टमर केयर पे हेल्पलाइन पे बात करनी पड़ेगी बेटा, ये मेरा सेक्टर नहीं है, प्लीज।
अब सुबह से लगातार कह रहे हैं मैं पेमेंट नहीं कर पा रही। बेटा आप क्लास में अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया नहीं है, अब क्लास तो पढ़ पा रहे हैं ना, अब क्लास तो चल रही है, क्लास तो देख रहे हैं बेटा। बेटा मेरा सेक्टर नहीं है, उसके लिए आप बात करो बेटा कस्टमर केयर पे, हेल्पलाइन पे। ये सब मेरा सेक्टर नहीं है बच्चे कि पेमेंट कैसे होगी और कैसे काम होगा बच्चे। ये सवाल आपके लिए इजी है, कर लोगे ये? क्या इसमें, अच्छा सबने कर भी लिया, बहुत बढ़िया। ये तो डायरेक्ट रेशो पूछा है क्या? ऐसा सवाल जब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उनमें आई थिंक रेशो ही तो बना था, ये वाला, ये रेशो तो बना था। हाँ बस खाली रेशो की बात पूछ ली। सेम सवाल है बच्चे, सेल्फ करना है। सिर्फ इतना बताइए ना, प्रिंसिपल बराबर करना है या इंटरेस्ट, सॉरी माफ कीजिए, इंटरेस्ट इक्वल करना है या अमाउंट? अमाउंट इक्वल करना है। सेल्फ सवाल बन जाएगा आपसे। थोड़ा हिंट दे दूं आपको, ए का 150%, बी का 120% और सी का 200% करना पड़ेगा क्या? बताओ 200% करना पड़ेगा ना। अगर 5% की दर से 20 साल के लिए पैसा ब्याज पर दूंगा तो 100% का ब्याज आएगा दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 15A 12B और 20C, 60 इनका एलसीएम बन रहा है। 60 एलसीएम बनेगा बच्चों तो 4 5 3 बनेगा। और मुझे लगता नहीं है अब ये पैसा तोड़ने में किसी बच्चे को दिक्कत आएगी, किसी बच्चे को समस्या आएगी। हो जाएगा सवाल तो बेटा। 4 5 3 का रेशो बी ऑप्शन में आ रहा है, खत्म। अच्छा अब इसके बाद ना मैं तुम्हें दो बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये बता रहा हूं। दो प्रकार के बेटा केस होते हैं। केस 1, जैसे आप मेरी बात को समझो, मैंने आपको बच्चे 1000 रुपए ब्याज पर दिए, मैंने आपको 1000 रुपए ब्याज पर दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, 10%, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, बच्चों 1 साल बाद में आए, 1 साल बाद में आप मेरे पास आए और आप मुझे कहने लगे कि सर ये हमारे 300 रुपए जमा कर लो। आप हमारे 300 रुपए जमा कर लो। ही रिटर्न 300 रुपए। बेटा ये 300 रुपए जमा कर दो, 300 रुपए का भुगतान करा, 300 रुपए का भुगतान करा या जमा करवाए ऐसे, तो ये 300 रुपए डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल में से कम होते हैं क्या? यानी आप मेरे पास 1 साल बाद में आए, आप मेरे पास आए, बोला सर 300 जमा कर लो, तो मैं क्या ठीक है भाई, अब तेरा प्रिंसिपल रह गया 700 रुपए, अब अगले साल जो तेरे को मैं ब्याज लगाऊंगा ना वो 1000 पे नहीं, वो 700 पे लगाऊंगा। ये बात सही है ना? ये बात सही है ना बच्चों? ये तो एक आम व्यवहार की बात है, आम व्यवहार की बात है। 1000 रुपए ब्याज पर दिए थे, 300 रुपए वापस दे दिए, 300 वापस दे दिए, रिटर्न कर दिए, तो 300 वापस करेंगे तो प्रिंसिपल में जमा होते हैं। डायरेक्ट आपका जो पैसा है ना वो प्रिंसिपल में जमा होता है, प्रिंसिपल से घटता है। एक सेकंड केस क्या बनता है, एक सेकंड केस क्या बनता है? अरे शांति रख लो रे 1 मिनट। ये जो पहले 2 क्लास पढ़ लिए ना, पुराना कोर्स पढ़ लिए, इनको लगता है कि हमसे तेज दुनिया में कोई नहीं है। बेटा सेकंड केस में होती है सेटलमेंट। इसमें एक वर्ड काम आता है रीपेड। रीपेड, पेड एक होती है कहानी रिटर्न, एक होती है रीपेड। रीपेड का मतलब क्या है? रीपेड का मतलब होता है कि आपने मेरे से 1000 रुपए ब्याज पर लिए, रेट आपने कहा जी 10% की, 10%। अब देखो 1 साल बाद में आप मेरे पास आए और आपने कहा मेरे से कि सर बताओ अपना हिसाब कितना हो गया, बताओ सर अपना क्या खाता बाकी है, अपनी क्या कहानी बाकी है। तो मैंने कहा भाई सुन, मेरे को 1000 रुपए तो आपसे ये लेने हैं, 100 रुपए ब्याज के लेने हैं, मैं तुमसे 1100 रुपए ले मांगता हूं अपनी बैलेंस बुक खत्म करने के लिए, मुझे तुमसे 1100 रुपए की आवश्यकता है। आपने कहा सर मेरे पास 1100 तो नहीं है, आज मेरे से आप 300 रुपए रख लो और अपना नया अकाउंट बना लो सर जी, अपना नया अकाउंट स्टार्ट कर लो। तो मैं कह रहा ठीक है भाई, आज से तेरा प्रिंसिपल नया बन गया 800 रुपए। बात समझे कि आपने मेरे को बैठकर हिसाब किताब कर लिया कि सर बताओ कितने पैसे बाकी थे, मैंने कहा 1100 रुपए, आप मुझे 300 रुपए दे गए और आपने कहा सर जी बाकी के 800 रुपए पर अब आगे ब्याज ले लेना, पैसे दे दूंगा 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी।
तो इन दोनों कंडीशन का आप फर्क समझो। एक होता है सेटलमेंट करके नया अकाउंट बना लेना, नए हिसाब से दोबारा चीजों को स्टार्ट कर लेना, और एक होता है बच्चे प्रिंसिपल में जमा करना, प्रिंसिपल में घटाना। तो दोनों का फर्क कैसे पता लगेगा? अगर किसी क्वेश्चन में रिटर्न जैसा वर्ड दिया हो, रिटर्न, तो इसका मतलब होता है कि मैं प्रिंसिपल में से आपको जमा कर रहा हूं बेटा, हिसाब किताब नहीं कर रहा। आपने बैठ के मेरी कॉपी नहीं मिलाई, आपने कहा एक सा काम करो, मेरे से 300 रुपए जमा कर लो, बाकी बाद में कर लेंगे। एक होता है कि रीपेड, पेड का मतलब लोन का भुगतान करना। आपने पुराने लोन का भुगतान कर दिया, बैलेंस बना के अब नया लोन स्टार्ट कर लिया। क्या दोनों केस का थोड़ा फर्क समझ में आया क्या तुम्हें? ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। सवाल लगभग लगभग सेम लगते हैं, पर बेटा इनमें फर्क बहुत है, इनमें जानकारी में अंतर बहुत है, इन बातों पे फर्क बहुत है। सुनो, पहले मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं। ए पर्सन बोरोड ए सम एट 6% पर एनम एंड रिटर्न 6800 आफ्टर 1 year. Now the rate of interest is become 5% per annum on the rest of the amount. बाकी बची अमाउंट पे। If the interest of second year is 11/20 of first year SI, then what amount was borrowed? तो कितने रुपए उधार लिए गए थे, कितने रुपए उधार लिए गए थे, ये बात आपको बतानी है, ये बात आपको बतानी है। समझो कहानी क्या है ना बच्चों, कहानी क्या है ना कि तुम एक बंदे से x रुपए ब्याज पर लेकर आए, ठीक। उसने कहा मैं 1 साल पर तुमसे 6% का ब्याज लूंगा। तो बच्चों 1 साल में इतना ब्याज आएगा क्या? 1 साल में इतना ब्याज आएगा। अगले साल तुमने क्या करा बेटा? 1 साल के बाद में 6800 रुपए वापस कर दिए। रीपेड नहीं किया, रीपेड नहीं किया, तुमने रिटर्न कर दिए 6800 रुपए, तुमने 6800 वापस कर दिए। अब मान लो बाकी पैसा बच गया वाई रुपया, बाकी पैसा बच गया वाई रुपया, बाकी पैसा बच गया वाई रुपया, और वाई रुपए पर 5% की दर से ब्याज लेंगे, इस पर 5% की दर से ब्याज लेंगे। तो आपने कहा कि सर पहले साल के ब्याज का 11/20 ब्याज आया दूसरे साल में। पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए है क्या? पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज कितना, 11 रुपए है क्या? ये इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है। दूसरे साल का ब्याज अगर बच्चों 20 रुपए है, सॉरी, पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपए है तो पहले साल का ब्याज 20 रुपए है, तो सेकंड ईयर का ब्याज आ गया 11 रुपए। अब कुछ करना ही नहीं है सर जी, ये पॉइंट कट गया, 3 बार कटेगा और ये 10, बस। एक्स और वाई का जो रेशो बनना चाहिए वो 50:33 बनना चाहिए। यानी पहले साल का प्रिंसिपल अगर 50 था, दूसरे साल का प्रिंसिपल 17 था, ये सॉरी सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 33 था। ये 17 रुपए की प्रिंसिपल में कमी क्यों आ गई? क्योंकि तुमने 6800 रुपए रिटर्न कर दिए थे, क्योंकि तुमने 6800 रुपए रिटर्न कर दिए थे, इस कारण तुम्हारे प्रिंसिपल में 17 की कमी हो रही है। पहले ब्याज लग रहा था एक्स पे, अब वाई पे, पहले 50 पे अब 33 पे। कमी क्यों हुई? कमी इसलिए हुई कि आपने 6800 रुपए रिटर्न कर दिए। तो कितना पैसा उधार लिया गया था? स्टार्टिंग में 50 लिया गया था, 17 चौका 68 और उत्तर बनेगा 20,000। 20,000 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सवाल का उत्तर डी बनेगा। थोड़ी चीजों को ध्यान से समझो। अगर आप y की जगह पे, इसके लिए सवाल पढ़ ले इफात, सवाल कौन पढ़ेगा, सवाल में लिखा है। अगर आप y की जगह पे x माइनस 6800 मानते तो भी आपके सवाल का उत्तर यही आता, और उसमें थोड़ी कैलकुलेशन एक कदम ज्यादा करनी पड़ती, पर यहां कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आपका सवाल तुरंत बन गया, आपका सवाल इजी बन गया। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अगर इस जानकारी को आप ट्रेस कर पाए, आपको बात समझ में आई है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद बच्चों जानकारियां आगे पढ़ते हैं, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी भाई, वेलकम बैक। तुम्हें सवाल का पॉइंट समझ में आया? अब देखो, ये कहानी थी जब मैंने पैसा रिटर्न किया। ऐसे ही एक बात को पहले अपन और पढ़ लेते हैं। इसमें है सवाल क्या? वो नहीं, अगली शीट में आएगा, नेक्स्ट में आएगा, आगे बताऊंगा। सुनो, एक धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से, 1/6 भाग 8% की दर से, और बाकी का भाग 8% की दर से दिया गया। वार्षिक आय 300 रुपए हुई, तो प्रारंभिक धनराशि कितनी दी? हमें अगर ये मिल जाए कि टोटल मिलाकर कितने परसेंट का ब्याज आ रहा है, फिर तो बात बन जाएगी। तो बेटा, हमें इस सवाल में कुछ प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताओ, प्रिंसिपल क्या मानूं मैं? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं 12 मान लो, 18 मान लो, 24 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12, 18, 24 कुछ भी मान लो। 3 और 6 से कटना चाहिए, 3 और 6 से कटना चाहिए। चाहो तो 6 मान लो। ये साहब, ये बच्चे कह रहे हैं 18 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे मान लो बेटा, प्रिंसिपल को कुछ मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, 1/3 भाग, बेटा इसका 1/3 भाग आएगा 2 रुपए। ये तुमने लगाया 3% की रेट पे। 1/6 भाग आएगा 1 रुपया। ये तुमने लगाया 6% की रेट पे। बाकी बच गए 3 रुपए। ये तुमने लगाए हैं 8% की रेट पे। ऐसे लगाए हैं क्या भाई साहब? मैं ये चेक कर लेता हूं कि मेरे को एग्रीगेट रेट क्या मिल रही है, और वो चेक करने के लिए आप बेसिक भी जानते हैं, आप तरीका भी जानते हैं। हम इसको 6% मान के कर लें। मैं 6 से एक्स्ट्रा कितना है वो देख लेता हूं। सर ये 3 कम है 2 बार माइनस का 6, यहां पे डेविएशन 0, 2 ज्यादा है प्लस का 6। सर डेविएशन मेरा आ रहा है इसमें 0, तो कुल मिलाकर मेरे को 6% की रेट से ब्याज मिल रहा है। कुल मिलाकर मेरे को 6% की रेट से ब्याज मिल रहा है। और सवाल कहता आपको 1 साल में 300 रुपए मिले। अगर 6% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 50, और 100% की वैल्यू आनी चाहिए 5,000 रुपए। जो हमारा प्रारंभिक धन था, जो स्टार्टिंग में पैसे हम लेकर बैठे थे, वो बच्चों 5,000 रुपए थे। 5,000 इज द करेक्ट आंसर। 5,000 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। राइट आंसर विल बी 5,000। इज इट करेक्ट? चलो आओ भैया, 79 नंबर सवाल। निखिल ने कुछ धन 3 अलग अलग योजनाएं ए, बी और सी में 10%, 12% और 15% वार्षिक ब्याज की दरों पर निवेश किया। एक वर्ष में कुल ब्याज 3200 रुपए आया। सी में लगाया गया धन बी में लगाए गए धन का 150% और बी में लगाए गए धन का 240% हो, तो बी में कितने धन का निवेश किया गया, ये पूछा। सिंपल जानकारी है, समझो बेटा। आपको ये जो जानकारी दी गई है और के बाद में, क्या बच्चों इनके पैसे का रेशो दिया है क्या? सी में लगाया गया धन ए में लगाए गए धन का 150% है, यानी 2 है तो ये 3 है क्या? अरे बताओ बताओ बताओ। हाँ। और सी में लगाया गया धन बी में लगाए गए धन का 240% है। 240 का मतलब 5 12 बनेगा। अरे इसको 100 मानोगे, बी वाले को 100 मानोगे तो 240। 240 का मतलब बच्चों काटोगे 20 से तो 12 5 बनेगा। अच्छा, दोनों में सी बराबर है, क्या मैं इसको 4 से गुणा करके सी को इक्वल करने का काम कर लूं? तो आप कहना सर जी, अगर मेरे को ए बी सी का आप रेशो पूछो ना, तो ए का मान बन रहा है 8, बी का मान बन रहा है सर जी 5, और सी का मान बन रहा है 12। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जो प्रिंसिपल है वो इस अनुपात में आना चाहिए।
अच्छा, ए वाले पे रेट लग रही है 10% की, बी वाले पे रेट लग रही है 12% की, और सी वाले पे रेट लग रही है 15% की। अगर मैं ये चेक कर लूं कि मुझे एवरेज रेट क्या मिल रही है तो बात बन जाएगी। अब एवरेज रेट कैसे निकालें? आप कुछ मान लो बेटा, 12 मान लें अपन। सर ये 12 से 2 कम है 8 बार, माइनस का 16। यहां पे डेविएशन 0 आएगा, ये 3 ज्यादा है 12 बार, तो 36 आएगा ज्यादा बेटा। और ये कहानी आपकी पूरी पूरी 25 पार्ट में टूटनी चाहिए। 25 पार्ट में कैसे आया तुमको पता लग रहा होगी बात? अरे बोलो बोलो बोलो। सर जी ऊपर बनेगा 20/25, 4/5। 4/5 का मतलब 0.8, यानी हमें एवरेज रेट मिल रही है 12.8 की। हमें एवरेज रेट मिल रही है 12.8 की। एक साल में टोटल कमाई 12.8 की आएगी, और सवाल कहता है 3200 रुपए की कमाई आई है। 100% अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया टोटल बताओ कितना पैसा लगाया, तो टोटल पैसा जो है ना वो ज्ञात करने के लिए आप ये आ जाओगे क्या, इतना पैसा टोटल है, इतना पैसा टोटल है, पर टोटल नहीं चाहिए मेरे को, बी का पैसा चाहिए, बी का। तो बी का पैसा ज्ञात करने के लिए 5/25 कर दें कि टोटल 25 रुपए में से बी के 5 रुपए हैं। टोटल को अगर मैं 25 मान लूं तो बी वाले कितने आ रहे हैं? 5 रुपए। आपने कहा सर जी पॉइंट काटेंगे, जिसका मान लो एक पॉइंट उड़ेगा तो ये 0 बन जाएगा। 32 से कटेगा 100 बार, 32 से कटेगा 4 बार, 4 से 25 और 25 खत्म, 5,000 रुपए लगेंगे योजना बी में। बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया? बी में बच्चों 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था? तो टोटल इन्वेस्टमेंट था 25,000 रुपए का। चाहो तो आपसे अगर टोटल की बात करनी है वो भी कर सकते हो। ए में कितना किया वो भी ज्ञात कर सकते हो, सी में कितना किया वो भी ज्ञात कर सकते हो। सारी चीजें काउंट करना आसान है। सवाल एक से एक रिलेटेड है, एक क्वेश्चन के आधार पर सेकंड सवाल बन रहा है। क्या अभी ये 79 नंबर की बात क्लियर? इस शीट का आखिरी सवाल, ये सवाल कल कर लिया क्या? हाँ ये तो अपना इस शीट में स्टार्टिंग में ही आ गया था ना बेटा, ये तो अपन ने स्टार्टिंग में सवाल कर लिया था। कोई रेशो बना था इसका, शायद 11-14 या 14-11 ऐसा कुछ बना था, ऐसा कुछ बचा था बेटा। तो ये सवाल तो आपका हो गया था, आपने बताया सही आंसर आएगा, और इसी के साथ आपकी ये शीट हो गई जी कंप्लीट। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पे एक बढ़िया लेवल करते हुए आप लोगों को ये पता होगा बेटा, अभी तक आप इस टॉपिक में 150 सवाल कर चुके हो। हालांकि अभी अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का दौर बाकी है, अभी तो अपन एसआई के बारे में ही बात कर रहे हैं बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी अभी बाकी है। कुछ सवाल एसआई और सीआई के मिक्स भी आते हैं, वो तुम्हें अलग से बताए जाएंगे। अभी समय है जब आप शीट नंबर 3 पे चर्चा करें, जब शीट नंबर 3 पे चर्चा करें। हाँ, मंडे से आपकी क्लास का समय चेंज होना प्रस्तावित है, पर शायद बेटा मैं मंडे की क्लास को तो 5 बजे लूंगा बेटा, मंडे की क्लास को तो 5 बजे लूंगा, बिकॉज मुझे आज नहीं कल जाना है अपने होम टाउन। कल जाऊंगा संडे, कल मुझे कुछ काम है, घर जाना है। तो परसों मैं वहां से मॉर्निंग में निकलूंगा करीब 8 बजे, और जयपुर पहुंचूंगा 2-3 बजे तक, 3 बजे तक आ जाऊंगा। तो देखता हूं जैसा भी बेटा हो गया मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कि क्लास अपनी किस टाइम पे कैसे रहेगी। अब आ जाओ बेटा शीट नंबर 3 पर बात करते हैं, और ये शीट नंबर 3 जो है ना ये बहुत ही आसान है। हाँ भैया, हमारा होम टाउन है हनुमानगढ़। देखो शीट नंबर 3 में बेटा ज्यादा सवाल नहीं है, 50 सवाल है, 50 क्वेश्चन है। अभी बेटा मैं जयपुर रहता हूं, अभी जयपुर। जैसे ये सवाल देखो बेटा, क्या ये रेशो का सवाल है? 625 रुपए का एक भाग 5% की दर से, दूसरा भाग 10% की दर से उधार दिया गया। 2 साल का पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के 4 साल के ब्याज के बराबर है। तो आप ये सवाल एक्स वाई मान के कर सकते हो। 11 से 1 होगी बेटा, 11 से 1, 10% ब्याज आएगा, और दूसरे भाग पर बेटा 40% का ब्याज आएगा क्या? एक्स पर 10% का और वाई पर 40% का ब्याज आएगा। तो अगर मैं इनको काटूंगा, 1-4 में कटेगा, एक्स और वाई का रेशो बन जाएगा 4:1। 625 रुपए को डिवाइड करोगे तो 500 और 125 बनने चाहिए। आपके सवाल का उत्तर बनेगा ये। आसान है ना? शीट नंबर 2 करने के बाद ये सवाल तुम्हारे हवा में उड़ेंगे,
इनको बहुत तेज तेज गति में कर पाओगे, बीच बीच में अच्छे सवाल भी आएंगे। बेटा मेरी बात को ध्यान देना एक बार, मंडे से या ट्यूसडे से, अगर मैं आज किसी कारण से मतलब मेरा वहां पे काम चल गया, मेरे बिना जाए काम हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, फिर मंडे से आपकी क्लास 11 AM से 1 PM रहेगी। और बाय चांस बेटा मैं चला गया तो ट्यूसडे से आपकी क्लास 11 बजे हो जाएगी। हो सकता है मंडे से हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे से हो जाए, फिर आगे से वो उसी टाइम पर चला करेंगी, उसी टाइम पर चला करेंगी, कंफर्म कर दूंगा बेटा मैं। हाँ हाँ बेटा, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। प्रैक्टिस शीट भी तैयारी है बेटा, प्रैक्टिस शीट भी रेडी है, वो भी आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस शीट के सवाल भी आप कल लगा लेना। आज मैं आपको सारे सवाल दे दूंगा, इसकी शीट दे दूंगा बेटा। अब देखो ये सवाल भी आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे X रुपया मैंने 5 साल के लिए 8% की दर पर ब्याज पर दिया तो 40% की दर पे आएगा। Y रुपया मैंने 9 साल के लिए 4% दर पे दिया तो 36% की ब्याज आएगा। और दोनों का जो ब्याज है वो 3:7 के रेशो में है क्या? ये जो रेशो दिया है बच्चों, ये ब्याज का रेशो दिया है, ये ब्याज इस रेशो में बनेगा। आप इसे 4 से काटेंगे 10 और 9। मेरे हिसाब से बच्चों X और Y जो बनेगा ना वो 27:70 बनेगा। नहीं नहीं क्रिस, वो बेटा क्लास आगे की मैंने चेंज नहीं करी, वो चेंज कर दूंगा। अगर 11 बजे जिस दिन क्लास स्टार्ट हो गई ना, फिर तब से कंटिन्यू 11 बजे ही आएगा, तब से कंटिन्यू 11 बजे ही आएगा। करवाएंगे श्रुति, चिंता मत करो बेटा, उसी का वेट कर रहा हूं मैं, उसी लिए मैंने ये शीट ऐड करी है, वरना ये शीट मैं आपकी मंडे को स्टार्ट करता। और देखो ये बेटा चिंता की बात नहीं है, ये टाइम सही था, मैं तुम्हारी बात जानता हूं, सब कुछ वाजिब है, सब कुछ ठीक है, पर कुछ निजी कारणें होती हैं बेटा, कुछ बातें होती हैं जिन कारण टाइम चेंज करना पड़ता है। मैं हर बात आपको बयान नहीं कर सकता, पर समझ लो कुछ जरूरी है, इसीलिए कर रहा हूं। देखो इसमें आपको जो दोनों पैसे हैं, पहली राशि का 1/4, दूसरी राशि का 1/5 बराबर है, तो कुल मिलाकर आपको ये जो दोनों राशियां हैं 4:5 में दे रहा है क्या? पहली राशि 1/4 और दूसरी राशि 1/5, ऐसा कह रहा है क्या? देखो आप 4 का 1/4 करोगे 1 आएगा, y का 1/5 करोगे 1 आएगा, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है। सही बात, ठीक है। अब आगे इस सवाल में मुझे लगता नहीं है तुम्हें किसी बात की चिंता थी। वैल्यू सिस्टम से ये सवाल कर सकते हो क्या बच्चों? मैं अपना प्रिंसिपल 400-500 मान लूं? भाई मेरे को जब इनके प्रिंसिपल का रेशो मिल गया 400-500 मान लो। अच्छा, पहले वाली राशि 2 साल के लिए 6% की दर पे दे रहा है, तो बच्चों 12% का ब्याज आएगा क्या? और 400 का 12% आपको पता है 48 रुपए आएगा, आएगा ना? दूसरी राशि दे रहा है 2 साल के लिए 7% की दर से, बच्चों 14% का ब्याज आएगा, यानी कि 70 रुपए का ब्याज आएगा। टोटल मिलाकर 118 रुपए का ब्याज बन रहा है। सवाल कहता 2470 का ब्याज, 78 का ब्याज बन रहा है। क्या बच्चों आप मुझे बताना कि उधार दी गई कुल राशि कितनी है? बेटा कुल राशि अपन 900 मान के बैठे। आप ये कहोगे हमारा उत्तर 9 का मल्टीपल आएगा, 9 के मल्टीपल में 2 ऑप्शन है, आप यूनिट डिजिट ट्राई करोगे, मेरे हिसाब से उत्तर बी आना चाहिए बेटा। जहां तक मुझे लग रहा है उत्तर बी ही आने की संभावना है, और कुछ बात लगती नहीं है। 2 से कटेगा 1, 21 निमा 189, आगे आएगा 00 ऐसा। सुनिए बात, देखो पहले भाग पर भी ब्याज आएगा 50%, दूसरे पर भी 50%, दोनों भागों का 50% बराबर है, दोनों हिस्से बराबर आएंगे बच्चों। तो 15,000 के 2 हिस्से इक्वल करोगे 7500 रुपए आना चाहिए। अगर आप साथ साथ मेरी बातों को कायदे में समझ रहे हैं ना बच्चे, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ढंग से थोड़ी सी बात को रीडिंग करना सीख गए हैं, अगर आप सवाल का भाव समझने लगे हैं, तो आपको इस सवाल के लिए पेन उठाने की नीड नहीं थी बच्चे। इस शीट के स्टार्टिंग के सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें पैसे के 2 भाग कर रहा हूं, जिनमें पैसे के 2 भाग कर रहा हूं, ऐसे सवाल नहीं है छांट छांट के। पहले भाग पर बच्चों ब्याज आएगा मेरे हिसाब से 50%,
और दूसरे भाग पर ब्याज आएगा 80%। देखो एक्स वाई से कहानियां आसान बन रही है ना। एक्स और वाई का रेशो आना चाहिए 8:5। और बच्चों 1521 को 8:5 में बांटना मुझे लगता नहीं है कि आपके लिए मुश्किल काम है। इससे आगे करके बताऊं कि कर लोगे आगे सवाल। जिन बच्चों ने शीट नंबर 1 को और 2 को ढंग से पढ़ा है, क्या उनको तो ये सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे। बताइए, प्रिंसिपल को सेम करोगे, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल कहां से, इंटरेस्ट को सेम करोगे या अमाउंट को। सवाल करवाऊं या कर लोगे। आप कहना जी 120%, 140, 150% इक्वल करना है। 120, 140, 150 इक्वल करना है तो रेशो बनाइए। रेशो बन गया, काम खत्म। इस सवाल को पढ़ के बताओ बेटा। देखो तीनों का, इस बार आपको प्रिंसिपल का रेशो नहीं पता। इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब 25 इससे दुगना है तिगुना है। मैं ये कह रहा हूं 5,000 रुपए ज्यादा, और ये कह रहा हूं 2,000 रुपए ज्यादा, ऐसे बात कर रहे हैं। तो अब क्या करें। अब हमें बेटा इक्वेशन बनाने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। इक्वेशन के अलावा कोई जरिया नहीं। अवधेश की निवेशित राशि आनंद से 5,000 रुपए ज्यादा है और अनिल की राशि अवधेश से 2,000 रुपए ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, मैं जो आनंद ने पैसा इन्वेस्ट करा, वो पैसा अगर एक्स मान लो, तो अवधेश का पैसा कितना आएगा बेटा। अवधेश का पैसा बताओगे। आनंद का पैसा मैंने एक्स मान लिया, तो अवधेश का पैसा कितना आएगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या। इस लाइन को पढ़ के बता दो मुझे। इस लाइन को पढ़ के बताओ बेटा। एक्स प्लस 5,000, बहुत बढ़िया। और तीसरा व्यक्ति कौन है, अनिल। बेटा अनिल ने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो अवधेश से भी 2,000 रुपए ज्यादा है, यानी इसका इन्वेस्टमेंट एक्स प्लस 7,000 है क्या। वेरी गुड। तीनों लोगों ने टोटल मिलाकर मुझे लग रहा है 3x प्लस 12,000 रुपए डाल दिए। तीनों ने मिलाकर, तीनों ने मिलाकर इतने रुपए जमा कर दिए। और बच्चों इसका 12% ही तो ब्याज आएगा, और ये 12% कह रहा है 3240 के बराबर है। इसका 12% ही तो ब्याज आएगा मेरे दोस्तों, और ये 3240 के बराबर है। अब ये कैलकुलेशन तो सॉल्व करना मुझे लग रहा है आपके बाएं हाथ का खेल होगा। ये कहानी मुझे लग रहा है इस बात को सॉल्व करना ये आपके लिए कतई 1% भी चिंता का विषय नहीं होगा बच्चे। इस कहानी को तो आप लोग बना सकते हैं। आप कहना जी 12 दूनी 24, 8 4 27, 3x की वैल्यू बनेगी 27,000 माइनस 12,000 15,000, और x का मान आ गया बच्चों 5,000। अब बताओ अवधेश ने कितने पैसे जमा करवाए थे। बेटा अवधेश ने 10,000। अनिल का पूछता तो 12,000, आनंद का पूछेगा तो 5,000। आप तीनों लोगों का पैसा काउंट कर सकते हो। सवाल तुमसे अवधेश का पूछे, आनंद का पूछे, अनिल का पूछे, टोटल मिलाकर पूछे, कुछ भी पूछे, सब कुछ आपके लिए आसान है, सब कुछ आपके लिए इजी है। क्या बातें समझ पा रहे हैं आप लोग। ये सुनो दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा और बहुत ही शानदार सवाल है। एक व्यक्ति अपने मित्र को निश्चित राशि 20% के साधारण ब्याज की दर पे उधार देता है 2 साल की, जिसमें से 5,000 रुपए चुकाए गए और बची हुई धनराशि 25% की दर से चुकाई गई। ये तीसरे साल का ब्याज पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है, तो धनराशि ज्ञात करें। पहले आप सवाल की लैंग्वेज समझो बच्चे। इसमें ना आपको रीपेड की बात कर रहा है। रीपेड का मसला कब होता है बच्चे, इतने पैसे चुकाए गए। रीपेड कब होता है बच्चे, रीपेड कब होता है। अरे बताओ बताओ बताओ। प्रिंसिपल पर माइनस होता है। अच्छा भरत, नींद से जागा नहीं है क्या, नींद से जागा नहीं है क्या। रिटर्न वाली कहानी में और रीपेड वाली कहानी अलग होती है, मैंने आपको बताया था। अमाउंट में से माइनस होगा, अमाउंट में से। देखो कुछ ऐसा सिनेरियो है,
कुछ ऐसी बात है बच्चों कि आप अपने एक दोस्त के पास 20% के हिसाब से पैसा उधार दे रहे हो, 2 साल बाद में 5,000 रुपए चुका दिए, बची हुई धनराशि पर 25% की दर से ब्याज लगेगा, और यह ब्याज तीसरे साल का ब्याज है, पहले 2 साल के ब्याज का 6/11 है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। बेसिक से बताऊं, बेसिक से बताऊं, सुनो पहले। देखो बेटा, आपका जो प्रिंसिपल जो आपने पहले लेंट आउट किया था, मैं मान लेता हूं तुमने x रुपए ब्याज पर दिए थे, ठीक है। पहले बता रहा हूं कहानी क्या है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, पेपर में कैसे करना इसके बाद बताऊंगा। बच्चों 2 साल तक तो ब्याज आएगा क्या? आपने कहा सर 2 साल में जो इंटरेस्ट आया ब्याज आया वो 40% का आएगा, और 40% का मतलब इसका 40% ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं। आपने कहा जी 2x + 5 रुपए हो गए, आपका जो प्रिंसिपल था उस पर इतने रुपए की बात हो गई, इतने रुपए की बात हो गई। अब देखो यहां पे बात आपको जो समझनी है वो क्या समझनी है कि सर अब आपका जो अमाउंट है ना, अब आपका जो अमाउंट है वो बन गया है x + 2x/5, यानी सामने वाला बंदा आपसे 7x/5 रुपए की डिमांड कर रहा है, वो आपसे 7x/5 रुपए की डिमांड कर रहा है। आपने 5,000 रुपए रीपेड कर दिए, आपने कहा जी 5,000 रुपए जमा कर लो, ये 5,000 रुपए मैं वापस देता हूं। अब बच्चों 3rd ईयर के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल क्या बच्चों वो 7x/5 माइनस 5,000 रुपए रहेगा क्या? ये रहना चाहिए क्या? और ये जो आपका पैसा प्रिंसिपल ये काउंट होगा, और इस पर मैं ब्याज लूंगा, किस रेट पे लूंगा? 25% से। बच्चों अगर इस पैसे पर मैं ब्याज काउंट करता हूं, 25% की दर से काउंट करता हूं, यानी कि 1/4 ब्याज आएगा, इसका 1/4 ब्याज आएगा। ये ब्याज पहले 2 सालों के ब्याज का, ये पहले के 2 सालों का ब्याज है का 6/11 है। मतलब कि पहले के 2 सालों में अगर 11 रुपए का ब्याज आया है तो अब 6 रुपए का आएगा। अगर पहले के 2 सालों में 11 रुपए का ब्याज आया है तो अब 6 रुपए का आएगा। अरे इन 2 सालों में इतना ब्याज आया था ना, ये 2 सालों का ब्याज अगर 11 रुपए है तो अब की बार इसका ब्याज 6 रुपए आएगा। क्या बताओ जी, ये तिकड़म समझ में आई? एक बार के लिए सवाल सॉल्व करने के लिए मैं ये जानकारी उठा के इसको ले जाता हूं अगले पेज पे, ताकि मैं आपको ये पूरी बात सॉल्व करके बता पाऊंगा। ये सवाल रीपेड वाला होता है ऐसे। देखो ऊपर की जानकारी बन रही है 7x माइनस, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बनेगा 25,000 बटा में 5 और बटा में 2x/5 है, 5 से 5 कैंसल, बराबर 6/11। अब तिरछा गुणा कर सकते हैं, 77x 25 × 11 275, आगे 3 जीरो आएगी बेटा, बराबर 6 दूनी 12x। 12x को इधर ले आओगे, 65x बराबर 275, आगे आ गया 000। अच्छा 1/4 भी था क्या? अरे हाँ भाई, ठीक है 4 भी था, तो यहां पर ये 8 बन जाएगा ना, 8 भाई। अगर इसके बटा में एक 4 भी था तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 48x। मैंने गलती से वो ड्रॉप कर दिया। 77 में से अगर तुम 48 घटाओगे, 17 में से 8 गए 9, 29x बनेगा। x की वैल्यू बनेगी 275,000 डिवाइड बाई 29। 9 बार भाग जाएगा 160, 81, 241, नहीं 180 और 81, 261, बचेगा बेटा 14 0। 29 गुणा 4 करना पड़ेगा 116, 9400 समथिंग, 9400 समथिंग ये रहा, 9400 समथिंग उत्तर बनेगा। और ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई बेटा एक बात। तो सर जी ऐसे तो ना चिंता बहुत हो जाएगी, ऐसे सवाल करने में चिंता बहुत हो जाएगी। हाँ ऐसे मत करना, कंसेप्ट तो ये है। आप बताओ आपको बेसिक वाली बात समझ में आई? इसको बात को एक बार दोबारा फिर देखना, और अब तुम्हें मैं बता रहा हूं इसको करने का सिंपल तरीका, कैसे कैसे आप ये काम करोगे। ठीक,
मैंने अपने दोस्त को कुछ पैसा ब्याज पर दिया और ये पैसा 20% की दर से 2 साल तक ब्याज पर चलता रहा। दोस्तों मान लो मैंने आपको ना 100 रुपए ब्याज पर दिए थे, ये 100 क्या वैल्यू है, मतलब ये एक मैं यूनिट मान रहा हूं, यूनिट। या आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप 100x मान लो। आपको लगता है कि हमें किसी बात पे दिक्कत नहीं चाहिए सर, आप 100x मान लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं मानना, आपको लगता है कि 40% में अगर 40% की बात बनेगी 2/5 ब्याज लेना है, तो बच्चों मैं अपने प्रिंसिपल को 5x मान लूं क्या? 5x मान लूं क्या? x क्यों मान रहा हूं? देखो आपको अभी पता लग जाएगा कि मेरे को ना ये बीच में 5,000 रुपए की वैल्यू पता है, तो कहीं आप उसको 5 मान लो, बाद में वैल्यू माइनस करो, कहीं भूल नहीं जाओ बेटा, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा कंफर्ट जोन लेके चलो अपना। अच्छा 5x पे बताओ 2x का ब्याज आ गया क्या? 2x का ब्याज आ गया क्या? अब ये बंदा तुमसे मांग रहा है 7x रुपए, तुमने इसमें से 5,000 रुपए ब्याज पे चुका दिए, तुमने इतने रुपए ब्याज पे चुका दिए। तीसरे साल का बच्चों प्रिंसिपल ये रहेगा क्या? तीसरे साल का प्रिंसिपल ये रहेगा क्या? और इस पर 25% का ब्याज लूंगा, 1/4 ब्याज लूंगा, इस पर 25% का ब्याज लूंगा, 1/4 ब्याज लूंगा। और तीसरे साल का जो ब्याज आया ना, पहले वाले 2 साल के ब्याज यानी 2x का 6/11 गुना है। जो तीसरे साल का जो ब्याज आया ना, पहले वाले 2 साल के ब्याज का 6/11 गुना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, काम हो गया सर। 4 का यहां गुना करना है, 11 का यहां करना है। 70x माइनस, देखो बात तो सेम ही है, 11 5 55, अब कीजिए 55, 6 दूनी 12 चौका 48x। लास्ट में मैं इस स्टेप पर आया था ना, देखो डायरेक्ट यहां पहुंच गया, कुछ करना नहीं पड़ा। और ये स्टेप भी मैंने आपको लिखने के लिए बताया था, बाकी मैं तो पेपर में डायरेक्ट इतना सा काम करता। जरा मुझे बताना, 48 में इधर आएगा 29x बनेगा, x आना चाहिए 55,000 डिवाइड बाई 29। पर मेरा प्रिंसिपल x नहीं था, मेरा प्रिंसिपल 5x था, तो 5 से गुणा करोगे बच्चे 275,000 बटा में 29। ये आपने अब गुणा भाग करके सॉल्व कर लिया तो बता दिया कि आपके सवाल का उत्तर ये बनेगा। ये देखो जी, तरीका सेम है, हमने करा तो बेसिक सही है, पर उतने स्टेप लिखे नहीं है। 5x मानती सवाल अपना तुरंत बन गया, जानकारियों को सॉल्व कर लिया, मामला डन। क्या बताओ जी, अब समझ में आया? आना तो बात सेम है बच्चे, पॉइंट सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं था। बस यहां मैंने आपको बच्चों की तरह सिंपल सिंपल कहानी लिखकर बताई है, जबकि यहां थोड़ा स्मार्ट वर्क कर दिया, थोड़ा तरीके में बता दिया, और कुछ नहीं है। देखो बेटा ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, अब ये तुम्हें ना सेल्फ ट्राई करना है घर से। ये तुम्हें सेल्फ ट्राई करना है। देखो ये रीपेड का सवाल नहीं है, ये रीपेड का सवाल नहीं है। चलो आप इसको देख लो, बाद में कहोगे सर हुआ नहीं। रीपेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने इतने रुपए विड्रॉ कर लिए तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल में विड्रॉ हुए हैं। मैंने x रुपए ब्याज पर दिए, 18% का ब्याज आएगा। अगले साल बच्चों मैंने y रुपए मान लिया, इस पर 15% का ब्याज आएगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल का 19/32 है, यानी ये 32 है तो ये 19 का ब्याज आएगा। 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 16। x और y का रेशो बनना चाहिए वो 80:57 बनना चाहिए। 19 तिया 57, 19 तिया 57, यही बात बन रही है क्या? कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? डिक्रीज बाई 3%, y पर आपने इतने रुपए लगा दिए, ठीक है। तो आप बताओ ये 13,800 किसकी वैल्यू है? कट क्यों नहीं रहा? आपने कितने रुपए विड्रॉल करें? 23 रुपए विड्रॉल करें, तो ये 23 की वैल्यू है, आपने 23 विड्रॉल करें। आरंभिक निवेश कितना है? 80, तो ये आपके सामने 6 बार कट रहा है, 600, 8 6 का 4800, 48,000 उत्तर बनेगा। क्यों नहीं कट रहा? सही तो है सब कुछ, सब कुछ सही तो है। कई बच्चे पता क्या कर रहे थे, 13,800 के बटा में 137 कर रहे थे, इनका जोड़ कर रहे थे, इनका जोड़ कर रहे थे ना। ऐसा काम नहीं करना है, जब बोला जाए कि इतने पैसे विड्रॉल करें तो इनके डिफरेंस की बात है। ये क्वेश्चन रीपेड वाला है, ये सवाल रीपेड वाला है, ये भी तुम्हें बता रहा हूं तरीके में, सुन लो बेटा। इसमें रीपेड की बात बोली है क्या?
अच्छा आप मुझे बताओ, मैं इस सवाल में प्रिंसिपल 100 मान लूं? सवाल तुम्हें 100x मान के दो ना बेटा। देखो मैं अपना प्रिंसिपल मान रहा हूं बेटा 100x। पहले साल पर 8% का ब्याज मिलेगा, तो 8x का ब्याज मिलेगा। एक साल बाद में 10,944 रुपए चुका दिए, यानी अगले साल जो बंदा तुम्हारा ब्याज कैलकुलेट करेगा वो क्या इतने पैसे पे काउंट करेगा? क्या कह रहा जी 108x बनते थे, इतने तुम दे गए, इतने पे ब्याज लगाऊंगा। बेटा इस पर तुम 6% की दर से ब्याज लगा रहे हो, इस पर तुम 6% की दर पे ब्याज लगा रहे हो। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, वो 6/100 करता तो वो मैं 3/50 कर दिया, और कोई चिंता मत करना। ये जो ब्याज आएगा, ये जो ब्याज आएगा, ये पहले साल के ब्याज का 9/28 गुना है क्या? अरे पहले साल का ब्याज 1 मान लो, दूसरे साल का ब्याज ये आएगा क्या? तो पहले साल का ब्याज ये था, दूसरे साल का ब्याज यही तो बनना चाहिए, इसका इतना रेशो बनना चाहिए। पहले साल का और सेकंड ईयर के ब्याज का रेशो बन गया। अब इतनी सी बात को सॉल्व करना आना चाहिए। सर 3 से कटेगा 3 बार, खत्म। इन्हें काट पाओगे? सर 2 से ही काट सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 25 और 2 से काट पाएंगे 14। गुणा भाग करने में चिंता मत करना, गुणा भाग करने में चिंता मत करना। देखो 108 गुना 14 करना है, माइनस 10,944 का 14 टाइम्स करना है। एक काम करो ना, थोड़ा और काट लो यार, थोड़ा और कट सकता है। इसको अपन 2 से काट लें, 4, 2 से काट लेंगे 7, आसान हो गया। 7 गुना करोगे 756x माइनस 10,944 गुना 7। ये क्यों नहीं काटा बाद में बताऊंगा। ये 25 चौका 100, 300x बन रहा है क्या? सर जी 300x इधर लाओगे 456x बनेगा, और ये बन जाएगा 10,944 गुना में 7। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर 100x की वैल्यू चाहिए तो आप कहना जी 10,944 गुना 7, ये अगर 456 की वैल्यू है तो सर जी हमें 100 की वैल्यू बतानी है। आप थोड़ा सा देखो, लास्ट में 00 सब में ही आ रहा है, तो ये डेटा पूरा पूरा कटेगा, इस बात पे आपको चिंता करने की नहीं। मेरा उत्तर 7 का मल्टीपल आएगा। सर जी इसमें 7 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। उत्तर मेरे सवाल का बी है। कैलकुलेशन मत करो, उत्तर आपका 7 का मल्टीपल है, ये देख के टिक कर दो। नहीं अगर वेरीफाई करना हो तो कर लेना बेटा, फुर्सत में कर लेना। 4 से काट लो, 4 एकम 4, 114, 4 दूनी 8, 2 9, 4 7 28, 1 4, 4 3 12, 4 6 24। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया पड़ रहा है? ये पूरा पूरा 19 से कटेगा, 19 छिका 114, 19 एकम 19, 8 3, 19 चौका 76, 7 6, 19 चौका 76, 6 से कटेगा बेटा 24 बार, 24 7 168। देखो 2 जीरो आ गई। ये आपको मैंने प्रूव भी कर दिया, और ये करने की नीड नहीं थी वैसे। अगर आप यूनिट डिजिट करते तो ज्यादा अच्छे से बात बन पाती, सवाल समझ पाते। क्या 10 नंबर बात आपको समझ में आई क्या? बस इतना ही काम करते हैं बेटा फिर आज, बाकी बातें फिर कभी आगे कभी। बाकी मैं आपको ना ये वाली शीट तो दे रहा हूं, आप इसके सवाल तो पूरे करना बेटा। और मैं मंडे वाली क्लास में इसको तुम्हारे ना केवल डाउट करवाऊंगा, क्योंकि इसमें जो जानकारियां है ना, ये आप लगभग सारी पढ़ चुके हो। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि आपने अब तक ना किया हो, लगभग आप सारी बातें पढ़ चुके हो। बस इनको चीजों को ट्राई करना है। ये तो भी कंफर्म नहीं है भाई, जैसे ही बात कंफर्म है मैं आपको बता दूंगा, अभी इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, शुक्रिया, धन्यवाद। अरे डाउट नहीं होंगे, इसी शीट के सवाल होंगे, इसी शीट के सवाल होंगे, इसी के बारे में जानकारी होगी बेटा। आज इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।